चलिए इस पर भी एक व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ मयूरेश जोशी हैं बात करने के लिए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, छोटी दीपावली की शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को। मयूरेश, अभी आपने सुना मेटल्स, आई मीन सीधे कोरिलेट करूंगा मैं इसको चाइना फैक्टर से। चाइना के जो आंकड़े रहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के, वहां पर स्लो डाउन जो है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं जो कि सीधे कोरिलेट करते हैं मेटल्स को अपने साथ। आपने नंबर्स की एक्सपेक्टेशन सुनी। इन एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी हालात में आप मेटल्स में इस वक्त इंटरेस्टेड हैं? मॉर्निंग वीरेंद्र जी, पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके परिवार को और सभी दर्शकों को एक हेल्दी, वेल्दी और प्रॉस्परस दिवाली। जहां तक मेटल स्टॉक्स का सवाल है वीरेंद्र जी, क्लियरली आई थिंक जो एक चाइना फैक्टर है दैट इज स्टिल एन अननोन फैक्टर, और जैसे डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स पैन आउट हो रहे हैं, आई थिंक इट इज हाईली अनलाइकली दैट सिचुएशन विल रिवर्स इन अ क्वार्टर और टू। दूसरी बात, आई थिंक कंसिडरिंग रियलाइजेशंस ऑन द एलएमई, रियलाइजेशंस आर स्टिल एक्सपेक्टेड टू बी सॉफ्ट, जिसकी वजह से आई थिंक जो टॉप लाइन का एक अनुमान होता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, दैट इज नॉट बीइंग रेलेवेंटली सीन ग्रोइंग ओवर द नेक्स्ट 2 quarters. थर्ड, आई थिंक इनपुट कॉस्ट में करेक्शन दिखी है एंड दैट विल एड अ लॉट ऑफ दीज मेटल कंपनीज, फेरस हो या नॉन फेरस, बट बॉटम लाइन पे इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ऑफसेट होगा विद फॉल इन रियलाइजेशंस एंड फॉल इन वॉल्यूम्स, स्पेसिफिकली ऑन द इंटरनेशनल एज वेल एज ऑन द डोमेस्टिक साइड। वैल्यूएशंस काफी कंपनियों के अट्रैक्टिव हो गए हैं, लेकिन क्या कैश फ्लो सुधरेंगे, सुधर रहे हैं? आई स्टिल हैव माय डाउट्स। तो आई थिंक आई स्टिल वेट फॉर दैट कमोडिटी साइकिल टू टेक अ बेटर टर्न, और तभी हम कॉल लेंगे। सो तब तक आई थिंक वी आर स्टिल रिमेनिंग न्यूट्रल फंडामेंटली, एटलीस्ट ऑन दीज काउंटर्स। जी, इसके अलावा एविएशन सेक्टर भी लाइमलाइट में रहेगा। कल स्पाइस जेट 9.5% बढ़कर बंद हुआ। जेट एवेज में भी हमने 5.5 से 6% की बढ़त के साथ क्लोजिंग आते हुए देखी। और आज दिन इंपॉर्टेंट है, आज इंडिगो की लिस्टिंग होनी है। जो आईपीओ प्राइस फिक्स किया गया है वो 765 का है। हमने देखा था कि आईपीओ को रिटेल इन्वेस्टर्स की ओर से उतना इंकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं मिला था, ग्रे मार्केट में भी प्रीमियम उतना इंकरेजिंग नहीं था, लेकिन आज अनुमान यह है कि लिस्टिंग अच्छी हो सकती है बोर्सेस पर, क्योंकि खबर आज पॉजिटिव, और खबर यह है कि कतर एयरवेज ने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है स्टेक बाय करने के लिए इंडिगो में। तो शायद ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से शायद एक लिस्टिंग ठीक ठाक हो। लेकिन मिस्टर भसीन, 2 सवाल होंगे इस सेक्टर से जुड़े हुए। पहला तो ये कि इंडिगो की लिस्टिंग अगर आज अच्छी होती है तो क्या यहाँ पर लिस्टिंग गेंस लेकर बाहर आ जाना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए? और दूसरा, जेट एवेज या फिर स्पाइस जेट जैसे स्टॉक्स को लेकर भी स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए? 80% से ज्यादा के रिटर्न स्पाइस जेट से शेयर्स डिलीवर कर चुके हैं 1-1.5 महीने में। अब भी यहाँ प्रॉफिट्स बुक कर ले जिन्होंने खरीदे हैं लोअर लेवल्स पे ये स्टॉक, या फिर बने रहें? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा एविएशन सेक्टर पे बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस एक नेगेटिव व्यू रहा है। However, as a sector, it has been an outperformer in the last 6 months, mainly because of the listing of Indigo, जो एक बहुत प्रॉफिटेबल एयरलाइन है और एक बेस्ट कंजम्पशन प्ले है ऑन द डोमेस्टिक मार्केट। आप देख रहे हैं कि एयरलाइंस आर टेकिंग मोर एंड मोर मार्केट शेयर इवन फ्रॉम द रेलवेज, एंड विद अफोर्डेबिलिटी इट हैज बिकम द ट्रेंड नाउ फॉर एयरलाइन ट्रैफिक टू इंक्रीज। However, we should also realize that oil prices have been on the better side of the last 6 months, and any spike in oil, any regulatory change on the government environment can put a dampener on prices. जैसे आपने कहा, अभी अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए खेल रहे हैं तो 10-12% अगर आपको मिलता भी होए, आई वुड एडवाइज टू टेक होम सम मनी। लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशनल बेंट ऑफ माइंड है जिन्होंने पैसा लगाया है और जिनमें काफी कन्विक्शन है टू स्टे पुट विद दिस सेक्टर। जेट और स्पाइस जेट जो उसके साथ के एक पीयर ग्रुप थे, वो एक कॉरलरी थे कि दे रैड अप बिकॉज ऑफ द लिस्टिंग, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ द प्रॉफिट वुड नाउ बी टेकन ऑफ ऑन द टेबल जब ये लिस्टिंग हो जाएगी। तो फॉर अस इट्स अ स्टेटस को। अगर आप इस सेक्टर में थे, आई वुड एडवाइज आप प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आप नहीं थे तो आई वुड एडवाइज वेट फॉर बेटर टाइम्स टू गेट इन। अच्छा, अब मैं 2 स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, कोरिलेटेड हैं आज ये दोनों स्टॉक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही साथ एसआर स्टील। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ लोन डिसबर्स किया था जिसमें टर्म लोन के तौर पे और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एसआर स्टील को लोन आवंटित किया था करीब 1700 करोड़ रुपए का, और उसको अब एनपीए घोषित करना पड़ रहा है। और रही बात, अगर मैं सिर्फ आइसोलेशन में, देखिए एक तो था कि किस बैंक का एक्सपोजर है, और दूसरी बात एसआर स्टील में अगर आप निवेशित हैं तो प्लीज थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ा सा देखिए क्या है। करीब 40,000 करोड़ रुपए का कुल कर्ज है। दूसरा, करीब 40,000 करोड़ रुपए का अगर आप देखिए जो कर्ज है उसमें से 30,000 करोड़ का टर्म लोन, जिसकी एक समय के बाद जिसका भुगतान करना पड़ता है, जिसकी डिसबर्समेंट अगर आप देखिए इंटरेस्ट की ईयरली होती है, और 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन है। तो ये सीधा अगर आप देखें
स्टील तो नहीं है आपके पास यहां पर, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो इस वक्त आपको शायद आज सुबह सुबह थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। BOB आपकी स्क्रीन पे प्लीज एक बार दिखा दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा 171.45 पे, ये रोज बरोज आपको इक्का दुक्का इम्पैक्ट नजर आएंगे 171.45 पे। ये हम मोटे तौर पे मयूरेश एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि PSU बैंक्स अच्छे यहाँ पर हैं इस वक्त, या फिर इस वक्त प्राइवेट बैंकिंग स्पेस अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं मयूरेश, ये कुछ कॉर्पोरेट्स जो कि इस वक्त दिक्कत में हैं, जिसमें एक JPB है, जिसमें किंगफिशर भी था। मैं खैर इस मुद्दे को शायद थोड़ी देर में छेड़ना चाहूंगा, लेकिन मैं फिलहाल द टाइमिंग शेयर बाजार लाइव का अंत करता हूं। यहां से सीधा रुख करता हूं फर्स्ट ट्रेड का। पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। फर्स्ट ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ट्रेड में आज शायद संकेत बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन दिन थोड़ा सा आज अच्छा है। आज हम थोड़ा लॉन्ग की ही बात करेंगे, हालांकि ओपनिंग के बाद कुछ शॉर्ट के विकास पर भी बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर संकेत कैसे हैं, इंडिकेटिव प्रेशन कैसा होगा, और साथ ही साथ एक और चीज जो कि बड़ी क्रिटिकल है इस वक्त, जिस तरीके से यूएस में यील्ड्स का बिहेवियर है, जिस तरीके से यूएस मार्केट्स बिहेव कर रहे हैं, शायद इस वक्त ये करेंसीज पे उसका काफी सिवियर इंपैक्ट पड़ेगा, जिसका एक हमने कहीं ना कहीं अगर आप देखिए इंपैक्ट कल देखा था। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे इंडिकेटिव एक्शन, अभी कुछ देर में फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग वो भी क्रिटिकल होगी। BHL बैकफुट पे है, निफ्टी करीब 8 अंक ऊपर, सेंसेक्स लगभग करीब 9 अंक ऊपर, गेल बैकफुट पे करीब 100 रुपए नीचे, M&M में करीब 5.6 का इजाफा, 1254 का स्तर यहाँ पे, LNT करीब 11 रुपए 1370 पे कारोबार करता है, भारतीय करीब 3 रुपए 40 पैसे नीचे, करीब 331 के स्तर पे, मारुति सुजुकी आज करीब 171 रुपए ऊपर, 4 रुपए नीचे, रिलायंस कारोबार कर रहा है 957 के स्तर पे, केल इंडिया बिल्कुल फ्लैट 144.80 पर, और टाटा मोटर्स लगभग 2.25 रुपए नीचे। और इस बीच फॉरेक्स मार्केट में देखें तो लगभग 6643 के अगेंस्ट बिल्कुल 6643 यानी बिल्कुल स्टेबल खुला है भारतीय रुपया। कल के हॉरर शो के बाद आज थोड़ी सी अगर आप देखें स्टेबिलिटी है, बिल्कुल फ्लैट अगर आप देखें, बिल्कुल फ्लैट, और इनफैक्ट अब शायद ये बढ़ रहा है धीरे धीरे दूसरी ट्रेजेक्टरी में 6640 की तरफ, यानी करीब 3-4 पैसे की अगर आप देखें धीरे धीरे यहाँ पर मजबूती लौट रही है। एक बार फिर से आता हूं, मैं रुपए को छोड़ता हूं क्योंकि काफी फ्लैट ओपनिंग हुई है आज। एक बार फिर से इंडिकेटिव एक्शन पे, और इंडिकेटिव एक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीजें मिलेंगी, लेकिन 342 रुपए के स्तर पे ITC बिल्कुल फ्लैट, और सिप्ला करीब 12 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है, हीरो मोटोकॉर्प बिल्कुल फ्लैट 2640 के स्तर पर। जी, तमाम सहयोगी अब हमारे मौजूद हैं फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत के लिए। संदीप मौजूद है ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स लेकर। दिवाली का मौका है, तो ऐसे में सुमित से हम ये भी जानेंगे कि आज का रॉकेट शेयर कौन सा उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। साक्षी ट्रेडिंग आइडियाज लेकर मौजूद है, और सुपर 7 स्टॉक्स भी आपको बताएंगे। शुरुआत ब्रोकरेज रिपोर्ट से ही करते हैं। बताइए संदीप, कौन से स्टॉक्स हैं और क्या रिपोर्ट्स हैं? शुक्रिया दीपाली। सबसे पहले HPCL पर MK की एक रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने बाय रेटिंग दी है। HPCL को लक्ष्य सुझाया 1059 रुपए का। उनका मानना है कि इन्वेंट्री घाटे के चलते केवल नतीजों में दबाव रहा था। बिना इन्वेंट्री घाटे के देखें तो कंपनी के जो GRM से $2.7 प्रति बैरल के आसपास रहे थे, और Q4 FY16 तक यानी कि इस वित्त वर्ष के अंत तक GRMs में भी तेजी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से नतीजों में भी सुधार है, जिसकी वजह से वो बाय रेटिंग दे रहे हैं HPCL पर। एम्बिट की कॉल आई है IGL पे, और सेल रेटिंग बरकरार रख रहे हैं। टारगेट दिया उन्होंने 450 रुपए का। उनका कहना है कि जो नतीजे आए थे IGL के Q2 के, वो अनुमान से खराब रहे थे। रिलायंस में गिरावट के चलते नतीजों पर दबाव रहा था। हालांकि FY16 में जो नतीजे हैं उनको थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन अपनी जो सेल की रेटिंग है उसे बरकरार रख रहे हैं, और 450 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया है। आखिर में हेवल्स के ऊपर MK की एक कॉल आई, जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट दे रहे वो 300 रुपए का। उनका मानना है कि केवल बड़े बेस के चलते नतीजों पर दबाव रहा था, लेकिन खर्चों में जिस तरह से कटौती हो रही है उससे EBITDA और मार्जिन में सुधार देखने को मिला, और घरेलू कारोबार में जिस तरह से तेजी है वो आगे भी जारी रह सकती है, जिसकी वजह से बाय कॉल वो मेंटेन कर रहे हैं, और 300 रुपए के आसपास के टारगेट सुझाए उन्होंने। जी, तो यहाँ पर ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स बताई। संदीप, अब सुमित के पास चलते हैं और ये जान लेते हैं कि आज का रॉकेट शेयर कौन सा है। बताइए सुमित, कौन सा स्टॉक सुना है आपने? शुक्रिया दीपाली, क्योंकि दिवाली का मौका है, उस मौके पे जो शेयर चुना गया है वो है फाइजर, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फार्मास्यूटिकल में फाइजर, और उसकी इंडियन सब्सिडरी को हमने चुना है। फाइजर इंडिया को चुनने की वजह एक तो दिग्गज कंपनी तो है ही फार्मा स्पेस की, पेरेंट भी बहुत स्ट्रांग है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, लगातार डिविडेंड पे ऑफ्स है, कंपनी पास मजबूत नकदी है, एक्विजिशन स्प्री भी कंपनी का काफी साउंड है, मर्जर एक्विजिशन में भी कंपनी काफी जोर रहता है। अब क्योंकि कंपनी यूएस की जो पेरेंट है इनकी वो फाइजर यूएस की कंपनी है, और उसकी भारतीय सब्सिडरी है फाइजर, तो इसमें इमेज को लेके, नाम को लेकर या बाकी किसी इश्यूज को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात आज चुनने की वजह, यह है कंपनी के इस्तिमाही के नंबर जारी हुए हैं। कंपनी ने
दूसरी तिमाही में जो नंबर्स है उसमें जोरदार उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। स्पेशली ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं और मार्जिन भी काफी इंप्रूव हुए हैं। करीब 35 गुना कंपनी के मार्जिन के अंदर एक इजाफा आता हुआ दिखाई पड़ा है। बिक्री भी 475 करोड़ रुपए से बढ़ के करीब 505 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही में कंपनी ने पोस्ट की है। मार्जिन 19.5% से 21 से 22% के आसपास आ चुके हैं। कंपनी का मुनाफा भी करीब 35 गुना बढ़कर 61.6 करोड़ रुपए हुआ है। इसमें एक वन टाइम एक्सपेंस है, उसको भी अगर आप एडजस्ट कर दें तो भी 29 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है और रफली 9.5 करोड़ रुपए के आसपास का एक मुश्त घाटा था पिछले साल, जो कि इस साल करीब 74 करोड़ रुपए, इनफैक्ट एक मुश्त मुनाफा बन चुका है 9.5 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि पिछले साल घाटा था। तो कंपनी ने टर्न अराउंड नंबर बेसिस पे तो दिया ही है, स्पेशली इनकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। कॉस्ट फ्रंट पर कंपनी ने अपनी कॉस्ट को कर्टेल किया, इसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा इन सभी ग्राउंड्स को देखते हुए ब्रोकर्स का यह मानना है कि कंपनी काफी साउंड है, एक अच्छे प्रमोटर हैं, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी की मैनेजमेंट है। इन सभी चीजों को देखते हुए ज्यादातर ब्रोकर्स यहाँ पे खरीदारी की राय दे रहे हैं। 2925 रुपए के टारगेट्स के लिए आप फाइजर को देख सकते हैं। जिस तरह से नंबर्स में री रेट हुई है, ज्यादातर ब्रोकर्स या तो होल्ड या फिर बाय की राय यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए, तो ये है आज का रॉकेट शेयर, लेकिन अब बात करते हैं आज के बाकी सारे रॉकेट्स की, यानी ट्रेडिंग कॉल्स की। साक्षी जी शुक्रिया वीरेंद्र। आज के पहले ट्रेडिंग आइडियाज विकास सालुंकी की तरफ से हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन पर पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं, टारगेट बताया 272 का और स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा है 250 का। त्रिवेणी टर्बाइन इनका अगला शेयर है, यहां पर भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, टारगेट बताया 118 का और स्टॉप लॉस बताया 104 का। गौरव रानडे की तरफ से राय है, कैनरा बैंक पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, टारगेट बताया 284 और स्टॉप लॉस बताया 273 का। इसके अलावा टाटा स्टील पर भी पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं, टारगेट बताया 228 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 219 का। आशीष केलकर की तरफ से आज की आखिरी ट्रेडिंग आइडियाज है, राजेश एक्सपोर्ट्स पर ये पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं, टारगेट बताया 755 और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 660 का। इनकी आखिरी पिक टीसीएस की है, यहां पर बिकवाली की राय दे रहे हैं, टारगेट बताया 2425 और स्टॉप लॉस बताया 2480 का। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हैं, लेकिन आज के सुपर 7 स्टॉक्स में देख लेते हैं। पहला स्टॉक रहेगा प्रेस्टीज एस्टेट का। पॉजिटिव खबर है और खबर यह है कि एफपीआई निवेश सीमा बढ़ाने को आरबीआई की ओर से मंजूरी मिली है और जो नई इन्वेस्टमेंट लिमिट एफपीआई की ओर से वो 49% के आसपास की रहेगी। कल भले ही 4 रुपए गिरकर क्लोज हुआ हो, लेकिन आज इस खबर के चलते अच्छा मोमेंटम देखा जा सकता है। अगला स्टॉक रहेगा एल&टी फाइनेंस का। दरअसल एफआईपीबी ने 5200 करोड़ के करीब 8 एफडीआई प्रपोजल्स को मंजूरी दी है। इनमें से इन 8 प्रपोजल्स में से एक प्रपोजल एल&टी फाइनेंस का भी था 700 करोड़ का, जिसको मंजूरी मिली है, तो अच्छा रिफ्लेक्शन आज स्टॉक में देखा जा सकता है। इसके अलावा 5 प्रपोजल्स एफआईपीबी ने रिजेक्ट किए हैं और 4 प्रपोजल्स को टाला है। प्राज इंडस्ट्रीज होगा तीसरा शेयर आज का और यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज फ्लो है और खबर यह है कि जीवो के साथ करार किया है कंपनी ने, इसोबुटानॉल के डेवलपमेंट को लेकर यह करार किया है और चीनी कंपनियों को सप्लाई करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को प्राज इंडस्ट्रीज डेवलप करेगी। चौथा स्टॉक रहेगा आज के लिए एशियन ग्रेनेटो का। मनीष की ईपीएस कॉल भी रही है आज की, फास्ट मनी शो में मनीष ने ये स्टॉक रेकमेंड किया है। अगला स्टॉक होगा बॉम्बे डाइंग का, ये भी फास्ट मनी का ईपीएस शेयर है। संदीप ने ये स्टॉक रेकमेंड किया है आज के लिए एज अ ईपीएस शेयर। इसके अलावा जो आखिरी 2 शेयर होंगे उनमें एक होगा गीतांजलि जेम्स का। कल हमने जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखी भी थी। गीतांजलि जेम्स इनफैक्ट 8-9% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ था। फास्ट मनी शो में मनीष ने स्टॉक को शामिल किया है एज अ सुपरहिट शेयर और साथ ही जो संदीप ने सुपरहिट शेयर शामिल किया है आज फास्ट मनी शो में, वो रहेगा एपटेक का। तो ये 7 स्टॉक्स है जहां पर आप नजर रखकर चल सकते हैं। मिस्टर बसीन, दिवाली का मौका है, ऐसे में जानना जरूरी है कि आप कौन से स्टॉक्स हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करेंगे एज दिवाली पिक्स। हाँ, तो 2 स्टॉक हम काफ़ी एक्टिवली रिकमेंड कर रहे हैं और उनको हम सोचते हैं बहुत अच्छा रिवॉर्ड देंगे। एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, हम 3100 से रिकमेंड कर रहे हैं। अभी रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में काफ़ी स्पर्ट आया है, बट रिजल्ट्स ने एक जो उसके नेगेटिव फियर से वो सब एले कर दिए हैं। टर्नओवर हैज रिजन और कर्नाटका में अलॉट ऑफ द वॉल्यूम फिगर्स हैव बीन जो सेटलमेंट था वो हो गया है। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट कंजम्पशन प्ले यू कैन हैव ऑन द लिकर मार्केट एंड ऑन द डोमेस्टिक कंजम्पशन साइड। इसका हमारा 1 साल का टारगेट 48 से 5000 रुपीज है। दूसरा शेयर है डिश टीवी, जो आप ही का एक नेटवर्क स्टॉक है। दैट अगेन 97, 96, 98 पे एक बहुत अच्छा मौका दे रहा है एंट्री का। हमें इस सेक्शन पे बहुत बुलिश है, इस पे और जी पे। तो डिश टीवी हमारी टॉप रिकमेंडेशन है विद अ 1 ईयर टारगेट ऑफ 140 और हमने देखा है कि उसमें आरपूस हैव बीन इंक्रीजिंग, द डिजिटलाइजेशन वेव इज देयर एंड टियर 2, टियर 3 एज दे गेट अनवाउंड, डिश टीवी इज द बेस्ट कंजम्पशन प्ले लोकली on the demographics which we think can give you excellent return. Okay. जी, चलिए इस बीच देखिए आज का बाजार डेफिनेटली सेल का बाजार है
और मैं आपको इनफैक्ट कुछ 2-3 स्टॉक्स में देखें आज, 1-2 शॉर्टिंग के विकल्प बताऊंगा जहां पे बड़े ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं और जहां पर एक बार अगर आपका शॉर्ट ग्रिप में आ गया तो पैसा अच्छा बनेगा। थोड़ा सा मैच्योर होने दीजिए बाजार को, फिर उस शॉर्ट के बारे में बात करेंगे 925 930 के आसपास। लेकिन उससे पहले रजत, आपके कुछ शॉर्टिंग के, इनफैक्ट कुछ कैंडिडेट्स आज के ट्रेड के लिए आपके। देखिए, मैं जो पहले कहा था वही रिकमेंड करूंगा कि मुझको एसबीआई अगर 240 के ऊपर मेंटेन कर लेते हैं तो ये 238 के स्टॉक में हमने उसको खरीदारी करेंगे। 251 से 254 रुपये की उम्मीद करता हूं मैं एसबीआई के लिए। और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो भी अपना 256 के नीचे स्टॉप लगा के 271 274 ये पहुंचेगा। बाय ऑन डिप्स की सलाह दे रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक में। ये दोनों बैंकिंग काउंटर रिकमेंड करेंगे। ये दोनों मेरी तरफ से आज के लिए ये है। और मीडियम टर्म के लिए आप जो शेयर चुना है वो मुझको बहुत अच्छा लगता है, दैट इज फाइजर। जी मयूरेश, 2 स्टॉक्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे दिवाली के मौके पर एज रॉकेट शेयर्स? दीपाली जी, आई थिंक एक ऑटो एंसिलरी कंपनी होगी अमरा राजा बैटरीज, जो एक्साइड के ऊपर इन्होंने एक प्रीमियमाइजेशन और मार्केट शेयर गेन किया है। मुझे लगता है दैट स्टोरी विल स्टिल कंटिन्यू। फॉल इन लेड प्राइसेस विल लीड टू मार्जिन एक्सपेंशन और मुझे लगता है आई थिंक जो बॉटम लाइन और टॉप लाइन ग्रोथ है दैट कैन बी क्वाइट गुड। 20% जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रॉब्ली फ्रॉम द टेलीकॉम सेगमेंट इंडस्ट्रियल साइड से, वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस मुझे लगता है अमरा राजा कैन पोस्ट एक्सीलेंट सेट ऑफ नंबर्स और एक्साइड के ऊपर इनकी जो एक डोमिनेंस है वो बरकरार रहेगी। जो दूसरा शेयर है वो जागरण प्रकाशन। मुझे लगता है जैसे इनकी स्प्रेड है इन द हिंदी रीडिंग बेल्ट, द एक्विजिशन ऑफ रेडियो सिटी जिसके पैट मार्जिन इज क्लोज टू 20 to 22.7%, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वैल्यू एक्रेटिव टू द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड। 11 पब्लिकेशन, 5 लैंग्वेजेस, 5 मिलियन प्लस जो इनकी एक सब्सक्राइबर बेस है, आई थिंक जो सर्कुलेशन है, दैट इज अ स्टुपेंडस काइंड ऑफ फिगर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। टॉप लाइन ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं 15% की ग्रोथ, बॉटम लाइन में 27% की ग्रोथ और वैल्यूएशंस में 14 टाइम पे ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है स्टॉक एंड द स्टॉक कैन डिलीवर एक्सीलेंट रिटर्न्स ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। मिस्टर भसीन, एविएशन की तो बात हम मोरलेस कर चुके हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में मैंने आपका आउटलुक शेयर किया है, लेकिन मिड कैप आईटी में बहुत दिनों से अगर आप देखें वाइब्रेंसी जो है वो बनी हुई है। मिड कैप आईटी में कोई कैंडिडेट आपका जो कि आपको अच्छा लग रहा है, आई मीन टेक्निकली या फिर फंडामेंटली इस वक्त जिसको चेस करना चाहिए इन लेवल्स पे? उसमें 2 स्टॉक्स हैं जो हमने काफी टाइम से रिकमेंड किए हैं और अभी भी स्टैंड बाय करते हैं। वन इज टाटा एलेक्सी, जहां पे रिजल्ट्स वर बेटर देन नॉर्मल एंड दिस इज द बेस्ट प्ले आप सोच सकते हैं। जो डिजिटलाइजेशन की वेव है उस पे है। द वर्टिकल, द निश वर्टिकल इट हैज इज जो बाकी टीसीएस के वर्टिकल्स हैं उसमें से सबसे अलग है। और हम यहां तक आपको कह सकते हैं कि अगले साल 1.5 साल में इसका मर्जर टीसीएस के साथ एक 100% सर्टेनिटी हो जाएगा। अभी एज अ स्टैंड अलोन द कंपनी इज बीन गिवन वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। अभी थोड़ा सा थम गया है ये 1700 और 1800 के बैंड में। हम कहते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए क्योंकि इसका 1 ईयर टारगेट 2800 से 3000 है। दूसरा है माइंडट्री, अगेन एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक जिसने लास्ट 8 क्वार्टर्स पे रिजल्ट्स हैव बीन बेटर एंड बेटर। और हम सोचते हैं अगेन इन द मिड कैप स्पेस दिस हैज ऑल द बेस्ट वर्टिकल्स ऑन द बीएफएसआई। सेकेंडली द रिजल्ट्स एंड द मार्जिन एक्सपेंशन हैव बीन बेटर देन द मार्केट। यहाँ पे भी हमारा 2100 और 2200 रुपए का टारगेट है माइंडट्री पे। जी रजत, कुछ देर पहले आपने मेंशन किया था कि शिपिंग सेक्टर पर नजर रखकर चली जा सकती है और हमने देखा भी है बीते कई सेशंस में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो, जी शिपिंग जैसे स्टॉक्स ने स्ट्रेंथ दिखाई है। बार बार यहाँ पर जो बायर्स का इंटरेस्ट है वो जगह है। तो अभी टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आपको स्टॉक कौन सा अच्छा लग रहा है शिपिंग स्पेस से? देखिए, शिपिंग स्पेस में पहले तो आपको इंडस्ट्री लीडर को लेना चाहिए, दैट इज जी शिपिंग। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग मुझको बहुत अच्छा लगता है। कल के दिन इसमें प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट भी दिखाया, ऊपर की तरफ चला है, 400 के ऊपर में बंद भी दिया है। मैं इसमें शॉर्ट टू इंटरमीडिएट टर्म मतलब 2 वीक्स टू अबाउट 4 वीक्स टाइम पीरियड में 450 के आसपास जाते हुए दिखता है। और एज सच अब देखिए ऑन मिड कैप साइड मार्केटर अच्छा लगता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन का भी जो चार्ट है वो भी अच्छी प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे ये तीनों ही मैं चूज करना चाहता हूँ।
चलिए 1.5 मिनट बचा है करीब करीब और मार्केट्स की शुरुआत होने वाली है। एक बार इंडिकेटिव एक्शन को फिर से देख लेते हैं। निफ्टी फ्रीज हुआ है 37 पॉइंट्स नीचे 7877 के लेवल पर, और अगर इस तरह की शुरुआत होती भी है तो कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आज हैंडओवर काफी वीक था इंटरनेशनल मार्केट से। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा। पहले कुछ स्टॉक्स जो कि तेजी दिखा रहे हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आ रहा है वालचंदक इंडस्ट्रीज का। कल भी हमने डिफेंस शेयरों में खरीदारी देखी थी। वालचंदक इंडस्ट्रीज का शेयर 0.7% ऊपर ट्रेड कर रहा है इंडिकेटिव एक्शन में 148 के लेवल्स पर। आज का रॉकेट शेयर है फाइजर, और फाइजर का शेयर 6.5% ऊपर 2602 के लेवल पर। अभी कुछ ही देर पहले सुमित ने स्टॉक का जिक्र किया और इंडिकेटिव एक्शन में 5% ऊपर। इसके अलावा आप देखिए एस्टर इंडस्ट्रीज को 6% ऊपर 61 का लेवल देखा जा रहा है। सोमानी सिरेमिक्स 360 का लेवल है, 6% का इजाफा। जीएमटी ऑटो करीब 6.5% ऊपर 6220 के लेवल्स देखे जा रहे हैं शेयर में भी। इसके अलावा और भी बहुत सारे से शेयर, स्पेशली आप शुगर स्पेस पर नजर रखिए। कल के सेशन में भी बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर्स, द्वारिका शुगर जिस स्टॉक में काफी तेजी थी, द्वारिका शुगर का शेयर आज भी 5% ऊपर ट्रेड करा है 70 के लेवल्स पर। यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज 191 के लेवल्स पर आ चुका है। ये स्टॉक है जो कि कंसिस्टेंट मूव कर रहा है और एक बार फिर से 191 के लेवल्स देखे जा रहे हैं 4.5% ऊपर। मान इंडस्ट्रीज, डीबी कॉप, बलफार्मा और साथ ही साथ सुंदरम फाइनेंस, ये कुछ जो की तेजी दिखा रहे हैं। एरोज इंटरनेशनल नतीजे अच्छे आए, 80% के आसपास का जब दिखा है प्रॉफिट्स में, उसी का रिफ्लेक्शन है। 3.25% ऊपर एरोज इंटरनेशनल का शेयर ट्रेड कर रहा है। एक और स्टॉक फेडर्स लॉयड जहां पर 3.25% की मजबूती है और 82 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। कुछ स्टॉक वीक भी है जिनमें मैक्सवेल इंडस्ट्रीज, जीएम ब्रीवरीज, बैंक ऑफ इंडिया, हिंडाल्को जैसे स्टॉक शामिल हैं। एबीजी शिपयार्ड, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर सॉफ्टनेस देखी जा रही है। मार्केट्स खुलने वाले हैं। निफ्टी फ्रीज हुआ 37 पॉइंट नीचे 7877 के लेवल्स पर, और मार्केट्स खुल चुके हैं और उसी रिफ्लेक्शन के साथ ओपन हुए 37 पॉइंट्स नीचे निफ्टी। वीरेंद्र 32 अंक नीचे, 37 अंक नीचे निफ्टी खुला, लगभग 102 अंक नीचे। तो कुछ हद तक अगर आप देखें तो कमजोरी है, लेकिन उस क्वांटम में नहीं जिस क्वांटम में अगर आप देखें जिस निफ्टी में थी तो गिरावट, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड फॉल 37 अंक नीचे निफ्टी। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स का कॉम्बिनेशन क्या कहता है देखते हैं एग्जैक्टली। पहले अगर आप फर्स्ट रेट में अगर आप देखें निफ्टी को देखें, निफ्टी 50 को करीब 37 अंक नीचे चाहते के लिए आप देखें स्टेबल होने तक सबक देते हैं इसको क्या करेगा एग्जैक्टली ये। आइए जरा एक बार कुछ स्टॉक्स पे आते हैं। निफ्टी ट्रेड्स में 105 अंक नीचे इस वक्त सेंसेक्स का बात करता हुआ 26,026 के स्तर पे। गेनर्स में आप देखें टाटा पावर, कल के स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद आज भी तेजी। आईटी से अपने पुलबैक को कंटिन्यू करते हुआ मारुति एक्सट्रीम स्ट्रेंथ 0.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट में पुलबैक है, और एक बजाज ऑटो और साथ ही साथ गेल, ये कुछ स्टॉक्स जहां पर इस वक्त तेजी दिखाई दे रही है। बैंकिंग नहीं है, थोड़ा सा मायूस करता हूं मुझको ये। बाकी अगर आप देखिए बैकफुट पे ओएनजीसी, हिंडाल्को, वेदांता, भारतीय टेल, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, आज लूजर्स की तरफ कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ हैवी वेट्स खड़े हुए हैं। ये चीज थोड़ी सी खराब लग रही है। बाकी अगर आप देखें एचडीएफसी, कोल इंडिया, डॉक्टर एबीज, कोटक महिंद्रा बैंक, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो है वो लाल निशान में आता हुआ, और एमएनएम, टेक महिंद्रा, बॉश, तो कुछ क्वालिटी स्टॉक्स जो है लूजर्स की तरफ खड़े हैं। आई थिंक कि डाउनसाइड को लेकर जो रिस्क है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, इस बात का एक सिग्नल देते हुए आगे बढ़ते हैं। रॉकेट शेयर जो फाइजर था लगभग 93 रुपए ऊपर 2532 के स्तर पे अच्छी ओपनिंग यहाँ पे हुई है, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई है। 2600 के स्वाति टिक्स में अगर आप दिखाई लगाए भी हैं इसने लेवल, लेकिन मिड कैप गेनर्स आप देखिए एरिकॉम, एनएचपीसी, आंध्रा बैंक, हेल्स्ट्रॉम इंडिया, आईजीएल, ऑप्टो सर्किट्स, ये कुछ काउंटर जहां पर इस वक्त तेजी है। रेस्ट्रिक्टेड गेन, लेकिन हाँ गेन है। एमटेक ऑटो करीब 0.5% ऊपर। कुछ कहना इस स्टॉक के बारे में बहुत भी गलत होगा कि क्या ये तेजी हासिल करेगा या फिर कमजोर है, अनप्रेडिक्टेबल स्टॉक है। बाकी पिरामिड एंटरप्राइजेस, बाटा, ये कुछ और स्टॉक जहां पर इस वक्त तेजी है। लेकिन अगर आप लूजर्स को देखें, एसआर ऑयल, स्टर्लिंग बायोटेक, इंडिया होटल्स, एशियन, अदानी पावर, एबी नूवो, एसआर ऑयल, ये कुछ काउंटर से इम्पैक्ट है जहां पर इस वक्त एक्सट्रीम वीकनेस है। एबीबी बैकफुट पे खड़ा है, लेंको इंफ्रा, जोइन फूड्स, मदरसन, सुमी, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, एबीबी जैसे स्टॉक्स जो है वो इस वक्त लूजर्स पे खड़ा है। आई थिंक प्रेशर तो है मार्केट्स पे, नो डाउट, लेकिन खबरों वाले स्टॉक्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, फ्लैट्स, सिनेट्री लगभग 12 रुपए ऊपर, एचटीआईएल बिल्कुल फ्लैट खुला है। उषा मार्टिन में देखें एक 25 पैसे की मामूली बढ़त, लेकिन डॉक्टर एडीज अभी भी ट्रबल से, अभी भी दिक्कत से बाहर नहीं आया है। बाकी अगर आप देखें खबरों वाले स्टॉक्स में, प्राज इंडस्ट्रीज में अच्छी ओपनिंग हुई है, प्रेस्टीज स्टेट्स, एल&टी फाइनेंस, इंडियन ओवरसीज बैंक अगर आप देखें बैकफुट पे है। बाकी बैंक ऑफ आज लगभग 171.70 पर। अभी आपने एस्सार स्टील से संबंधित खबर भी देखी थी यहाँ पर। बाकी बैंकिंग स्टॉक्स मिक्स हैं। आई थिंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस अगर आप देखें स्पेशली थोड़ा सा परेशान है आज। बाकी बैंक ऑफ इंडिया करीब 134 के स्तर पे, आंध्रा बैंक बिल्कुल 1% ऊपर, एक्सिस बैंक बिल्कुल फ्लैट, बीओबी अगर आप देखें करीब फ्लैट ही है। बाकी अगर आप देखें सिंडिकेट बैंक, आईडीबीआई, इलाहाबाद बैंक, ये इनफैक्ट पीएनबी अगर आप देखें लाल निशान में है, यूनियन बैंक हरे निशान में, यूको बैंक लगभग 3.2% ऊपर है। आई थिंक वो पार्ट्स या फिर वो स्टॉक्स जो कि बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही है। बाकी अगर आप देखें मेटल्स में आज
एक बार फिर से कमजोरी, आई मीन कंप्लीट वीकनेस इसे कहते हैं। टाटा मेटैलिक्स, हिंडाल्को, वेदांता, सेल, भूषण स्टील में महज आप देखें एक आई थिंक फ्लैट है काउंटर, महज 5 पैसे ऊपर आता है। आईटी बैकफुट पे इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, टेक महिंद्रा अगर आप देखें बैकफुट पे है, बहुत डिसाइसिवली नहीं, बहुत बड़े क्वांटम से नहीं, लेकिन हाँ लाल निशान पूरे सेक्टर में कायम है। अल्ट्राटेक सीमेंट को छोड़ के जहां पर एक बहुत मामूली 7 रुपए की बढ़त है, उसके बाद अगर आप सारे सेट ऑफ स्टॉक्स को देखें तो वो लाल निशान में सीमेंट, तो सीमेंट पे अगर आप देखें कंप्लीट बैक ग्रिप में इस वक्त। बाकी एमएनएम बैकफुट पे, फोर्स मोटर्स करीब 4 रुपए का नुकसान। एसएमएल इशूज को थोड़ा सा डिलीवर करने की टेंडेंसी डेवलप करता हुआ टाटा मोटर्स आज भी 413 के स्तर पे, यानी इस दौर के पिछले 2-3 महीने के हाइस पे कारोबार करता हुआ, और आयशर मोटर्स करीब 117 रुपए ऊपर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। आगे बढ़ते हैं, साइड सार्को लैब लगभग फार्मा शेयर में अगर आप देखें तो आज स्टेबल, दिवीज लैब थोड़ा स्टेबल है, लेकिन बैकफुट पे वॉकहार्ट, बैकफुट पे अरविंदो फार्मा स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद कल स्ट्रॉन्ग सेशन, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग और सन फार्मा अगर आप देखें 3 रुपए ऊपर कारोबार करता हुआ कल के शॉकर के बाद। बाकी एनएमडीसी, हिंडाल्को, एनसीसी, नितिन फायर, ग्लोबल ऑफशोर जिनके नतीजे आज ड्यू हैं वो बैकफुट पे हैं, और बॉम्बे रेयन, एसटीएल, एल्युमिनियम, जीवीके पावर, इंडस्ट्रीज और सुवेन लाइफ साइंसेस। आइए एक बार इंडेक्सेस पे फिर लौटते हैं। निफ्टी करीब 31 अंक नीचे 7882 के स्तर पर जैसे ओपनिंग पर रहा है आपकी। देखिए ओपनिंग इज मोर और लेस मिक्स्ड एंड ऑन एंटिसिपेटेड लाइंस की, क्योंकि हैंडओवर जो था वो काफ़ी वीक था इंटरनेशनल क्षेत्र से, तो अभी फिलहाल अपने को देखना है कि 7870 से लेके 7860 ये सपोर्ट एरिया टूटता है या नहीं। अगर नहीं टूटता है तो फिर से एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की चेष्टा होगा। और आज के दिन में कुछ मिड कैप काउंटर्स समझ नज़र पे आता है जिसमें कि थोड़ी सी खरीदारी की रुचि। एक तो कॉफ़ी डे है, कॉफ़ी डे मुझको लगता है कि 280 क्रॉस करने के बाद में इसमें कुछ मोमेंटम आ सकता है। अनदर थिंग इज भारत फॉर्ज, जो कि वो भी लगता है कि 891 के ऊपर जाने से कुछ मूवमेंट आ सकता है। वी नीड टू वॉच whether it crosses 8000 or it falls below 7860 before we take any trade. जी, टाटा मोटर्स आज भी 4 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है 414 के लेवल्स पर। मिस्टर भसीन, आपकी अप्रोच टाटा मोटर्स को लेकर क्या है? Q2 अर्निंग्स काफी वीक थी, प्रोजेक्शंस भी वीक अर्निंग्स की ही थी, लेकिन क्रेडिट स्विस ने जो अपने रिपोर्ट में कहा उससे आप कितना सहमत? उन्होंने कहा है कि Q2 वर्स्ट क्वार्टर है और यहाँ से जो सिचुएशन है सेकंड हाफ में वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। एक रिफ्लेक्शन हमने अक्टूबर के सेल्स फिगर्स में भी देखा, जिस तरह से यूएस रीजन में जेएलआर की सेल्स इंप्रूव हो रही हैं। होप्स आपकी कैसी है टाटा मोटर्स को लेकर? हाँ मैम, एक्चुअली टाटा मोटर्स में इस क्वार्टर में सब कुछ ही उन्होंने एक अकाउंट फॉर कर दिया। जो चाइना में जो प्रॉब्लम भी हुई थी, एक जो कार एक्सीडेंट का एक वन ऑफ एक्सपेंस था, प्लस यू ऑल्सो अकाउंटेड के चाइना की जो सेल्स के जेएलआर की ग्रोथ थी उसमें स्लो डाउन, वो भी अकाउंट हो गया। बट द नंबर्स फ्रॉम द यूएस आई हैव बीन शोइंग यू के वहां पे ग्रोथ हैज बीन ऑन मंथ वो एक बेटर रिजल्ट दिखा रहे हैं। प्लस हम सोचते हैं कि सीवी साइकिल डोमेस्टिकली भी थोड़ा सा एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पे आएगा। जैसे आपने अशोक लीलैंड के नंबर देखे हैं, वैसे ही टाटा मोटर में थोड़ा सा उछाल आने की गोज है। स्टॉक पे मैं परफॉर्मेंस इस कारण से ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि हमारा ये 300-330 के बीच में बहुत स्ट्रांग रेकमेंड था और बाय था। अभी इस भाव पे वापस उसमें डालना आई वुड रिकमेंड बी लिटिल कॉशियस। 375 और 380 के बीच में एक आइडियल लेवल है जहां टाटा मोटर में आपको निवेश करना चाहिए। यहाँ पे हमारे लिए स्टेटस को है क्योंकि एक शॉर्ट पोजीशन उसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, विच इज वाई द मार्केट फंडामेंटल्स आर शोइंग दैट एज एन अपट्रेक। तो हमारे लिए फॉर अस इट्स एन अवॉइड ओवर हियर। 440 के आप 425 एंड अबव इज अ प्रॉफिट बुकिंग टारगेट एंड 375 इज अ बाइंग टारगेट फॉर अस। जी, इसके अलावा निफ्टी को एक बार फिर से देखें तो अब 42 अंकों की कमजोरी देखी जा रही है, 7872 का लेवल है। वीरेंद्र, एक कमजोर शुरुआत तो हुई है भारतीय बाजारों की, लेकिन क्या कुछ वीक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं आपको जिन पर शॉर्टिंग स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है? देखिए, मैं सुबह आपसे बात कर रहा था कि आज मैं आपको एक शॉर्टिंग का कैंडिडेट दूंगा। देखिए, लॉन्ग्स पे तो मेरा कमिटमेंट नहीं था, लेकिन ये आज एक शॉर्टिंग का सबसे बेहतरीन कैंडिडेट जहां पर एक शॉर्ट ट्रेड के साथ ग्रिप ली जा सकती है। मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं वो आज वीकली चार्ट्स पर अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हो रहा है। आज का शॉर्टिंग कैंडिडेट लेट्स टेक एक्साइट 143 रुपए 50 पैसे का भाव है। कहां तक का डाउन साइड? लगभग 8 रुपए का डाउन स्विंग। मैं 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाउन स्विंग की बात कर रहा हूं। 143, लेकिन अगर इसने कल, इनफैक्ट इस दौर का जो एक लो है बताता हूं मैं आपको, 136 रुपए 15 पैसे, ये वहां तक जाए इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है। आज
ये फ्लैट खुला, लेकिन देखिए कल जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, कल इसने पुल बैक दिया, लेकिन ये वीकली बेसिस पर आज अगर 142 या फिर 140 या फिर 135 की ट्रैजेक्टरी पे क्लोज होता है, दैट मींस कि ये अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी करीब 143 रुपए 56 पैसे उसके नीचे क्लोज होने जा रहा है। मैं आर्ली चार्ट्स पे आऊं तो क्या लग रहा है विजिबल कि कम से कम नहीं तो ये आज आपको 136 137 आज कल परसों में स्विंग दे सकता है। सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स यू कैन गो शॉर्ट ऑन दैट स्टॉक, या आप इस स्टॉक पे शॉर्ट भी जा सकते हैं। 140 165 टूटना क्या चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि एक बार 140 का साइकोलॉजिकल लेवल सरेंडर करता है तो उसके बाद गिरना ज्यादा आसान हो जाएगा इसके लिए। देखिए अभी कुछ देर पहले मयूरेश ने कंपैरिजन दिया था, उसमें इन्होंने एक्साइड को अवॉइड कर दिया था और हमारा जो बैटरीज को प्रेफर किया था। ये चीज अगर आप देखें स्टॉक के लिए बहुत भारी साबित हो रही है, और अब शायद 140 145 पे आई थिंक इट्स गोइंग टुवर्ड्स 140 के ऊपर अगर नीचे सेटल होता है देन 135 136 के सर्कमस्टेंसेस काफी सिवियर हो जाएंगे। तो आज का सेल एक्साइड अब दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 3.25 रुपए कमजोरी के साथ, लेकिन खरीदारी का मौका कहां है ये जान लेते हैं संदीप से। वक्त हो गया आपको बताने का आज का मालामाल डेली शेयर। संदीप बताइए कौन सा स्टॉक आपने चुना है और किन पैरामीटर्स पर? शुक्रिया दीपाली। 6 की पैरामीटर्स पर हम लगातार फंडामेंटल बेसिस पे मालामाल डेली शेयर आपके लिए पेश करते हैं। इसमें हम शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, बैकग्राउंड की बात करते हैं, किस तरह के वैल्यूएशंस हैं, बैलेंस शीट किस तरह की है, डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट आउटलुक यानी कि आने वाला समय उस कंपनी के लिए किस तरह का होगा उसके ऊपर खासतौर पर फोकस करते हैं। और आज के लिए जो शेयर चुना गया है वो एक सरकारी मिनी रत्न कंपनी है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। जी हाँ, आरसीएफ की बात मैं कर रहा हूं, जो कि देश की सबसे बड़ी केमिकल और फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों में से एक है। और ये कंपनी अगर आप देखिए जैसे नाम सजेस्ट करता है, यूरिया, फर्टिलाइजर, सॉइल कंडीशनर, इंडस्ट्रियल केमिकल और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनाने के कारोबार में, और बेहद मजबूत ब्रांड है इस कंपनी का। ग्रामीण इलाकों में देखें तो उज्ज्वल और सुफल जैसे काफी मजबूत ब्रांड है इस कंपनी के पास। उस लिहाज से देखा जाए बैकग्राउंड वाइज इस कंपनी की बात में जो कर रहा हूं आरसीएफ की, उसमें कोई भी कंसर्न या कोई भी दिक्कत यहां पे नजर नहीं आ रही। जहां तक शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात है, जैसे मैंने कहा कि सरकारी कंपनी है, 80% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार के पास है। और एफआईज देखिए बीते एक साल में लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। 2.03% हिस्सेदारी वो होल्ड करते थे, अब उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 3.33% के आसपास पहुंच गई है। एफआईज, डीआईएस और प्रमोटर की हिस्सेदारी मिला दे 80% से ज्यादा हिस्सेदारी अगर आप देखें, इनफैक्ट 90% से ज्यादा हिस्सेदारी अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो कहीं ना कहीं फ्री फ्लोट काफी कम है। जब भी अच्छी खबर आती है इस कंपनी को लेकर हम देखते हैं काफी वाइल्ड मूव्स देखने को मिलते हैं। उस लिहाज से देखा जाए शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी इस कंपनी का बेहद स्ट्रॉन्ग नजर आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इस कंपनी की बैलेंस शीट। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें केवल 0.7 टाइम्स के आसपास का है। अच्छी खासी नकदी है करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास की, और 800 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक है, और वो भी मुंबई के इलाके में, जिसकी वैल्यू अगर आप देखिए बेहद ज्यादा है। साथ ही साथ अगर आप देखिए पिछले 5 सालों में मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। 0.7% से बढ़कर 10.5% के आसपास के मार्जिन इस कंपनी के देखने को मिले। और अगर आप इस पे जो 2 प्लांट्स हैं इसके मुंबई में, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही देखें तो 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की, जो कि इसकी मार्केट कैप से कई गुना ज्यादा है। तो उस लिहाज से देखा जाए बैलेंस शीट इस कंपनी की बेहद मजबूत नजर आती है। लेकिन पीएर्स के मुकाबले अगर आप कंपेयर करें वैल्यूएशन किस तरह के हैं, तो सबसे सस्ता शेयर अगर आप देखिए इस पूरे स्पेस में एक कंपनी नजर आती है। FY17 में करीब 6.25 रुपए के आसपास की ईपीएस होगी, जिसके मुताबिक करीब 8 के पी मल्टीपल पर फिलहाल काउंटर ट्रेड करा। अपना शेयर होल्डिंग इसका अगर आप 52 हफ्ते का उच्चतम सर भी देखें तो वहां से करीब 35% के आसपास के डिस्काउंट पर फिलहाल कंपनी ट्रेड करी, और 49 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू, उसके भी नीचे के वैल्यूएशन फिलहाल देखने को मिले। तो उस लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी कंपनी काफी अच्छी नजर आती है। लेकिन कोई भी निवेशक जो है वो डिविडेंड के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करता है। डिविडेंड पेइंग ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें बेहद मजबूत है। बीते 8 सालों से लगातार एक कंपनी डिविडेंड दे रही है, और जो डिविडेंड देने की जो मात्रा है उसमें लगातार हम बढ़त देख रहे हैं। और 1.5 रुपए के आसपास का औसतन डिविडेंड इस कंपनी ने दिया है, और जिस तरह से मात्रा बढ़ रही है, और वैसे भी अगर आप देखें जिस तरह की प्राइसिंग है, डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी की काफी आकर्षक है। तो उस लिहाज से निवेशक के लिए भी कंपनी काफी अट्रैक्टिव नजर आती है। लेकिन आउटलुक आने वाला समय किस तरह का होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मई 2015 में सरकार ने नई यूरिया पॉलिसी को मंजूरी दी थी, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जिससे कहीं ना कहीं यूरिया का उत्पादन देश में बढ़ेगा। वैसे भी बीते एक दशक से अगर आप देखें तो यूरिया के प्रोडक्शन में इजाफा नहीं हुआ है। अब जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो घरेलू कंपनियां हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पॉलिसी में अगर आप देखें सरकार की ओर से काफी ज्यादा रियायतें देखने को मिली है। वैसे भी अगर 100% से ज्यादा उत्पादन ये कंपनियां करेंगी तो सब्सिडी की जो मात्रा है सरकार से उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलेगा, और सरकार के साथ जो प्रॉफिट शेयरिंग ये करती है उसमें भी कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से मुनाफा इस कंपनी का बढ़ता नजर आएगा।
इसके साथ साथ सीसीए ने मार्च 2015 में गैस पूलिंग को मंजूरी दी थी। गैस को ये इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर गैस की कीमतों में कमी आती है और घरेलू गैस की कीमत इनको मिलती है तो इससे इनके जो मार्जिन है उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और 1 नवंबर से हमने देखा वैसे भी जो गैस की कीमतें उसे लोअर रिवाइज किया गया, जिसकी वजह से इनके जो मार्जिन है उसमें खासा इजाफा देखने को मिलेगा। और जिस तरह से रुपया कमजोर हो रहा है, जो इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स हैं उनको इंपोर्ट करना काफी ज्यादा दिक्कत में हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की जिस तरह से इंडिया में मांग बढ़ रही है, आरसीएफ जैसी कंपनीज के लिए बेहद बड़ा पॉजिटिव ये नजर आता है। तो उसलिए से आउटलुक इस कंपनी का काफी अच्छा नजर आ रहा है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो रहा है, बैलेंस शीट बेहद मजबूत है। और अगर कहीं ना कहीं ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट की ओर जाते हैं, जिस तरह का लैंड बैंक उनके पास मुंबई जैसे इलाकों में है, तो एक बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन आप कोई भी पोजीशन बनाएं उससे पहले अपना जो निवेश सलाहकार है उनसे एक बार राय जरूर लें। जी, तो आज का स्टॉक जो है वो है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज का ये जो स्टॉक आपने 6 पैरामीटर्स पर बात की है आपने, अभी अगर आप देखें 48.50 पे कारोबार कर रहा है। क्या बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिस्टर भसीन, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पर, आज के इस महत्वपूर्ण दिन, एक शुभ दिन पे फाइनली हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको एज ए इन्वेस्टर क्या अप्रोच रखनी चाहिए और किन सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? फाइनल वर्ड्स। हाँ, देखिए, जहां पे भी घबराहट आएगी और वीकनेस आएगी बिकॉज ऑफ एफआई सेलिंग, जैसे आपने अगस्त सितंबर में देखा है, वो एक छोटा सा बैंड है और एक छोटा सा टाइम पीरियड है बिकॉज ऑफ ग्लोबल लिक्विडेशन एंड रिपैट्रिएशन। आई वुड एक्सपेक्ट, हम ये सलाह देंगे कि वहां पे आप अपने मन भावन शेयर को या कन्विक्शन वाले आइडिया को पकड़िए। कंजम्पशन स्पेस पे हम बहुत बुलिश हैं, जैसे हमने आपको 2-3 नाम दिए थे, यूनाइटेड स्पिरिट्स, जी, डिश टीवी। साथ में हमें इंफ्रा में भी बहुत अच्छा रुझान दिखता है क्योंकि कैपेक्स एक्सपेंडिचर जैसे जैसे बढ़ेगा, गवर्नमेंट की एक नीति रहेगी कि सोशल प्रेरोगेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ोतरी दी जाए। उस सेक्टर में आपको एक निवेश देखना चाहिए। एलएनटी की वैल्यूएशंस एक वीक रिजल्ट्स के बाद बहुत अच्छी एक स्थिर लेवल पे आ गई है। 1250 रुपए का अगर आपको लेवल मिल जाए तो एलएनटी हमारे लिए एक 1 ईयर पिक हो सकता है। जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर भसीन समय देने के लिए जी बिजनेस को और बातचीत करने के लिए मार्केट्स पर और तमाम सेक्टर्स पर। अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप जी नमस्कार और दिवाली के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। पहला सवाल रहेगा मार्केट्स को लेकर ही, और अभी नियर टर्म में अगले 1-1.5 महीना मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। विंटर सेशन है, यूएस फेड की मीट है, लेकिन वॉलेटिलिटी क्या आपको लगता है, भले बिहार इलेक्शंस ओवर हो गए हैं लेकिन मार्केट में सस्टेन करेगी? इन्वेस्टर की अप्रोच क्या होनी चाहिए? अभी खरीद लेने चाहिए या फिर आपको लगता है कि इससे बेटर लेवल्स अभी मिल जाएंगे एंट्री लेने के लिए? जी, पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको और जी बिजनेस के सारे दर्शकों को। आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट में बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और जो भी मार्केट में रिएक्शन होना था वो ज्यादा तक रिएक्शन हो गया है। बाकी अब मार्केट जो कंपनीज के परफॉर्मेंस है जिसको लेके शंका है, परफॉर्मेंस, यूएस फेड की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी और जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं और डोमेस्टिक रिफॉर्म का प्रोग्रेस है, उस पे बहुत ज्यादा मार्केट का ध्यान रहेगा। और जैसे जैसे इन कोई आइटम में ये सारे चीजों में जो प्रोग्रेस होगा या मूवमेंट होगा, मार्केट उसी पे रिएक्ट करेगा। हम लोगों को लगता है कि अगला 1-1.5 महीना मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर रहेगा और मार्केट में ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हम लोगों को नहीं दिख रहा है जिससे मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। यूएस के ब्याज दरें लगते हैं कि शायद दिसंबर तक थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। आई थिंक इट इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन। मार्केट में ज्यादातर ये भी फैक्टर्ड इन है, तो कोई बड़ी शंका की बात नहीं है और बड़ा कोई पॉजिटिव भी नहीं है। तो हम लोगों को लगता है एक रेंज में मार्केट रहेगा और मार्केट वोलेटाइल रहेगा। रेंज में रहेगा लेकिन वोलेटाइल रहेगा। अगर मैं इस बाजार को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करूं मिस्टर बंदोपाध्याय, एक भाग जो कि एक्सट्रीम वीकनेस दिखेगा, आई मीन चाइना से आप जोड़ते हुए कमोडिटीज को आप देख सकते हैं, आई मीन, और एक भाग जिसको हमें ये स्वीकारना पड़ेगा कि भारत में क्योंकि ब्याज दरें अब घट रही हैं तो रेट सेंसिटिव्स के लिए दौर अच्छा होगा। अब उसमें से रेट सेंसिटिव्स में भी आप फिल्टर कर सकते हैं, भाई रियल एस्टेट अच्छा नहीं करेगा लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अच्छा करेंगी, भाई बैंक्स अच्छा करेंगे, भाई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अच्छा करेंगी। अगर मैं इस बाजार को 2 भागों में बाइसेक्ट करना चाहूं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, what to buy with the decent risk reward ratio and what to sell with the decent risk reward ratio, कैसे बाइसेट करेंगे आप? जी, आप बिल्कुल
आप बिल्कुल ठीक एनालिसिस कर रहे हैं। मार्केट में जैसे कि मैंने कहा अभी इंडेक्स में ज्यादा चेंज शायद नहीं होगा, रेंज बाउंड रहेगा, पर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। और हम लोगों को लगता है कि निवेशक के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है और बनेगा भी, अच्छे शेयर में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने के। और जिन क्षेत्र के आपने जिक्र की, मेटल्स, कमोडिटी रिलेटेड क्षेत्र, वहां से निवेशक को दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया चाइना में अभी भी दिक्कतें कम नहीं हुई हैं और ग्लोबल मेटल डिमांड में अभी भी इंप्रूवमेंट का संभावना ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो इसके कारण मेटल और कमोडिटी स्टॉक से निवेशक को थोड़ा दूर रहना चाहिए। और जिन क्षेत्र में डोमेस्टिक इकोनॉमी या एक्सपोर्ट रिलेटेड है और जहां पे अच्छा खासा मूवमेंट और पॉजिटिव मूवमेंट की संभावना है, जैसे आपने फाइनेंशियल्स की बात की है, हम लोगों को भी लगता है कि फाइनेंशियल्स में अच्छा मूवमेंट देखने की संभावना है। हाउसिंग फाइनेंस का आपने जिक्र किया, बैंक के आपने जिक्र किए। हम लोगों को लगता है कि इकोनॉमी में एक सुधार जैसा माहौल बन रहा है और एनपीए पे बैंकों का काबू आ रहा है। दे आर गेटिंग ए ग्रिप ऑन द एनपीएस। ये साफ हो रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस क्वार्टरली नतीजे के बाद मैनेजमेंट मीटिंग में। एक ऐसा फीलिंग आ रहा है कि नाउ दे नो व्हाट दे आर हैंडलिंग। इस बीच आपके स्क्रीन के निचले भाग पे जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, इंडिगो की लिस्टिंग और थोड़ी पूजा अर्चना होती हुई उससे पहले, और मिस्टर आदित्य घोष जो प्रेसिडेंट है इंटरग्लोब एविएशन, इस वक्त आपके स्क्रीन पे अगर आप देखें, बस कुछ ही देर की बात है, इंडिगो की जो उड़ान है वो दलाल स्ट्रीट पर शुरू हो जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो भी इन्वेस्टर्स लगे हैं इसमें, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। और लौटते हैं एक बार फिर से इंडेक्स पे, थोड़ा सा इंडेक्स अपने लॉसेस को अरेस्ट करता हुआ करीब करीब 7869 का स्तर यहां पर है। लेकिन देखिए कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त वाकई सिवियर प्रॉब्लम है, उसमें ONGC 242, लेकिन याद रखिए ये अभी भी अपने इस दौर के लो से काफी दूर है। हिंडाल्को अर्निंग्स का प्रेशर आपकी स्क्रीन पर नंबर से पहले, डॉक्टर रिलीज 3435 66 रुपए नीचे। डॉक्टर रिलीज याद रखिए अब कल के लो के नीचे स्लिप कर चुका है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मैं बहुत सही तरीके से बात करूं बिना किसी हिचकिचाहट के, तो शायद ये स्टॉक अब धीरे धीरे 3200 की तरफ बढ़ता हुआ, क्योंकि उससे पहले कोई बहुत अच्छा सपोर्ट इसको नहीं है। मयूरेश, डॉक्टर एडीज एट 3433, आई मीन सडनली क्वालिटी स्टॉक जो कि ब्रेकआउट के एक बहुत बड़े ब्रेकआउट के, आई थिंक मल्टी मंथ ब्रेकआउट के बेहद नजदीक था। टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन थी एंड कंप्लीट सरेंडर आफ्टर दिस यूएसएफडीए नोटिस ऑफ फॉर 3 प्लांट्स। क्या लगता है आपको कि एट 3432 क्या करना चाहिए मेरे को? मान लीजिए मैं होल्ड कर रहा हूं तो क्लियरली अगेन वीरेंद्र जी आपके टाइम होराइजन पे है, तो आपका अगर 12 से 15 महीने का व्यू है तो क्लियरली होल्ड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव कंपनी है और ये आई थिंक एफडीए कंसर्न्स आते रहते हैं, जैसे श्रीकाकुलम पे आया है उनके, दैट कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 10 to 12%। तो मुझे लगता है जो थोड़े ईपीएस डाउनग्रेड्स स्टॉक में दिख सकते हैं, आई थिंक दैट इज मोर और लेस इन द प्राइस। बट बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द स्टॉक कैन करेक्ट टू दोज लेवल्स ऑफ 3100 3000 लेवल्स, और वहां पे मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसलिए जिसके पास पेशेंस हो 1 से 1.5 साल का बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई थिंक यू शुड स्टिल वेट फॉर अ 10-12% करेक्शन ऑन द स्टॉक। जी मयूरेश, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स अपने कमेंट्स रखने के लिए। सुदीप,